आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और आज के इस आर पार प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं मुजफ्फर खान साहब, जो साबिका जज भी रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। वही साथ ही में हमारे साथ कपिल सरियाल साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के लीडर है। वही ताजिम डार साहब का भी जो है वो इंतजार किया जा रहा है, वो भी जल्द जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन खान साहब से पहला सवाल रहेगा कि जो राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी है, जिसको लेके आज हमने नाम भी दिया है आर पार, क्योंकि ये मरकज की तरफ से भी एक तवज्जो की जो कंस्टिट्यूंसी है ये बनी हुई है। और साथ ही में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इजला से जो है वो लीडरान जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या कुछ रणनीति रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो वाजे ही उम्मीदवार को जो है वो उतार दी गए। खान साहब कैसे देखते हैं ये जो पहले तो पीएचडी का कयाम था, उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान, तो लेकर लगता नहीं है कि जो लोगों के लिए उस वक्त वादा किया था वो आप कहीं ना कहीं नजरअंदाज भी हो रहा है? पीएचडी के वक्त तो कोई इलेक्शन का ना ही तो इलेक्शन को दूर दूर तक नजर आ रहे थे और ना ही पीएचडी कभी इलेक्शन के लिए बनी थी। पीएचडी एक और काज के लिए एक मुख्तलिफ पार्टियों का अमलगम बना था और मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले भी वो पीएचडी मौजूद रही और इलेक्शन के बाद भी वो मौजूद रहेगी। उसका इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी जीतेगा वो उसके बाद उन जितने भी वो जिन मामलात पे पीएचडी बनी थी उनके हसूलगी के लिए वो जदोजहद करेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्शन में ही पीएचडी जो है वो आपको याद आएगी और इलेक्शन के बाद आपको नजर नहीं आएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सारी पार्टियां अलग अलग भी इलेक्शन लड़ती हैं तो पोस्ट इलेक्शन जो है वो एक ही टेबल पे आके फिर भी आपने उस मकसद के लिए वो लड़ेंगे। तो पीएचडी कोई इलेक्शन इकट्ठे लड़ने का वादा नहीं था। पीएचडी था कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ, जो हमसे छीना गया, उसकी वापसी के लिए एक जंग लड़नी है और हम सब ने मिलकर लड़नी है। तो उसमें बीजेपी को छोड़ के बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो मुझे लगता है कि फिर से अपनी उन जितनी भी वो जो 5 अगस्त 2019 को जो चीजें हमसे छीनी हैं उनकी वापसी के लिए हम लड़ेंगे। तो वो जो भी जीतेगा, जो भी पार्टी जीतेगी, वो इलेक्शन के बाद इन जो हमसे जो छीना है उसकी वापसी के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लगता है बीजेपी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारा गया है? लगता नहीं है कि जो बीजेपी की तरफ से हालांकि कम्युनिटी के साथ जो वादे किए थे वो पूरे भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये देरी की जा रही है? खान साहब, उनको कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे हैं। अभी तीनों सीटों पे उनके पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं है। कौन कैंडिडेट है जो मियां साहब का मुकाबला करेगा यहाँ अनंतनाग राजौरी वाली सीट? कोई ऐसा कैंडिडेट है आपको दिखता है? अभी इन्होंने आजाद साहब को आगे किया है, देखते हैं क्या करते हैं आजाद साहब। कपिल साहब कैसे देखते हैं आपने? आपका उम्मीदवार नहीं आ रहा है और खान साहब का ये कहना है कि आपने और आजाद साहब को आगे किया है, लेकिन उन्होंने भी आज ये कह दिया है कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब। और जहां तक बात है कैंडिडेट उतारने की, जो ये राजौरी पुंछ अनंतनाग की जो सीट है एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आज तक कांग्रेस ने 60 साल राज किया यहाँ पे, पर राजौरी पुंछ के बारे में कभी सोचा नहीं गया। तो इस सीट के लिए इस सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सीट है इस पे जो कैंडिडेट उतारा जाएगा पार्टी की तरफ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कैंडिडेट मिल नहीं रहा। ये भाजपा सरकार है जनाब, इसमें कैंडिडेट का ढेर लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीट है इसको जो कैंडिडेट होगा विद इन डेज आपके सामने आ जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि राजौरी पुंछ के लोगों के साथ धोखा किया गया 60 साल पिछले। तो अब भाजपा जब आई है, भाजपा अपना काम करके दिखाएगी यहाँ पे। और आने वाले टाइम में जो ये राजौरी पुंछ की सीट है, इसका जो असेंबली चुनाव है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। तो कैंडिडेट तो उतारेगी पार्टी, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि नहीं उतारेगी पार्टी। जो कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि सीट जो है नई सीट बनी है, यहाँ जो कैंडिडेट उतरेगा भाजपा का आपके सामने ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राजौरी पुंछ के लोगों ने बड़ी मार खाई है यहाँ पे। अच्छा, तो आप वैसे कैसे देखते हैं, जब 370 एब्रोगेट हुआ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से एक इतिहाद जो है वो कायम किया गया था और बीजेपी को काफी घेरा गया था, लेकिन आज वो इतिहाद टूट गया है।
तो लगता है कि आवाम के साथ उस वक्त कुछ और बयान किया गया था, लेकिन आज कुछ और है। देखिए रियाज साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 370 के बाद आपने देखा होगा कोई पत्थरबाजी में कमी आई होगी, आपने देखा ही होगा इस चीज को लेके कोई पत्थर बजे उसके बाद, या जी। G20 का सम्मेलन जो करवाया गया आज तक कभी कश्मीर में पहले क्यों नहीं पार्टियों ने करवाया आज तक? मतलब पहले क्यों नहीं करवाया गया? भाजपा ने ही क्यों करवाया ये सब कुछ? भाजपा अमन चाहती है, कश्मीर के जो लोग हैं उनकी तरक्की चाहती है। आज पूरे कश्मीर के अंदर जो है लोगों ने कमल के फूल अपने घरों में लगाए हुए हैं। ये लास्ट जब 2 दिन पहले हमारा स्थापना दिवस था और घर घर में कश्मीर के अंदर हमारा जो कमल का फूल का झंडा है वो फहराया हुआ था और हर जगह प्रोग्राम किए गए। वहां पे वही कश्मीर है जहां लोग तिरंगा झंडा नहीं पकड़ रहे थे। तो आज जो भाजपा का झंडा पकड़ रहे हैं, भाजपा में कुछ देखा होगा उन्होंने, क्योंकि मोदी साहब जो है वो सबको साथ लेके चलते हैं। मोदी साहब ने चाहे वो गुज्जर हो, पहाड़ी हो, बकरवाल हो, सबको साथ लेके चले हैं और सबके बारे में सोचा वहां पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कश्मीर को अलग थलग कर दिया बाकी पार्टियों ने, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब जो पूरा कश्मीर जो है कन्याकुमारी के साथ चलेगा और मोदी साहब जो है वो सबको साथ लेके चलेंगे। चलिए खान साहब, कल एक लाइव कन्वर्सेशन में जो है वो इश्तियाक भट्टी साहब ने काफी संगीन इल्जामात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और पीडीपी पे लगाए थे, लेकिन ताजिमदार साहब अभी ज्वाइन नहीं हुए, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ये जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसने गुजर कम्युनिटी के साथ जो है वो काफी ज्यादतियां की हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के दौरान जो वो उसकी पाबंदी जो है वो लगा दी गई थी। क्या कुछ इसका असर पड़ेगा जो अभी लोगों की तरफ से तनकीद की जा रही है? अरे भाई मैंने कोई सुना नहीं, कोई नाम लिए आपने कि भाई मैंने इंटरव्यू उनके सुने नहीं है और ना ही मुझे ज़रूरत है सुनने की और ना ही मुझे उस पर जवाब देने की कोई ज़रूरत है। बाकी इस वक्त अब लोग डिसाइड करेंगे। मेरे और आपके कहने से या किसी दूसरे के कहने से किसने क्या कह दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में या पीडीपी के बारे में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये थोड़ी देर वेट कर लो, आप 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद पता चल जाएगा भाई दूध का दूध और पानी का पानी कहाँ स्टैंड करता है। अब ये कहोगे दूध पीने वाले बच्चे उठकर कहेंगे कि भाई पीडीपी ये कह गई और एनसी ये कर गई और एनसी को ये मिल गया, तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो मुझसे ना तो तवक्को करनी चाहिए आपको, ना ही ये सवाल पूछना चाहिए। बाकी कपिल साहब, आपको नहीं लगता है कि उस वक्त इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पाबंदी लगने से जो है वो कहीं ना कहीं खित्ता के लोगों को काफी परेशानी होगी, और खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस वक्त सरकार थी जब ये पाबंदी लगाई गई थी? देखिए जी, मैं तो उसमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं सिंपल इतनी सी बात कहूंगा, भाजपा जो है काम पे विश्वास करती है और हमने किसी को बुराई करके वोट नहीं लेने हैं। हमने अपनी अच्छाइयां बतानी है, हमने क्या क्या काम किए हुए हम लोगों के लिए, उस पर वोट लेने हैं हमने। देखिए लोग कहते हैं कि मोदी लहर। चलिए हम मानते हैं 2014 में मोदी लहर आई थी, लोगों ने वोट दे दिए। 2019 में लोगों ने क्यों वोट दिए? और आने वाले टाइम में 2024 चल रहा है, अभी में आप एक कागज और कलम पकड़ लीजिए, 350 प्लस सीटें जो है भाजपा लेगी इस बार भी। ये कागज पेन पकड़ लिख लीजिए, आप वहां पे नोट कर लीजिए। देखिए जनता जनार्दन जो है वो ही फैसला करती है, इसकी हम लोग नहीं कर सकते। जिसे जज साहब ने कहा, बिल्कुल अच्छा कहा मेरे खान साहब ने, जनता ही फैसला करेगी। तो थोड़े दिन रह गए, 1 आध महीना रह गया, तो आपको सामने जाता जाएगा। आज की कन्वर्सेशन से लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल कहीं मिले हुए हैं। देखिए दिल मिले हुए हैं हमारे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पार्टियां देखिए, चुनावों के बाद हम सब लोग इकट्ठे एक जगह होते हैं। चुनाव जब आते हैं तो लड़ाई, जैसे आपने लिखा, आर पार की ही होती है। एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन जो जीतता है उसको पूरी आवाम का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारी आरपीआई की सीट है, यहाँ से कोई भी मेंबर पार्लियामेंट बनेगा, लेकिन वो पूरे लोगों का ध्यान रखेगा। जिसने वोट दिए होगा उसका भी ध्यान रखेगा, जिसने नहीं दिया उसका भी ध्यान रखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, पार्टियां अपनी अपनी है, लेकिन काम जो है, काम सबका एक ही है, वही डेवलपमेंट। देखिए मोदी साहब ने अगर काम ना किए होते तो लोग वोट ना देते। एक बार लहर आती है, 2 बार लहर आती है, अब लहरें ही लहरें हैं 2047 तक। चले एक आखिरी सवाल खान साहब से लेते हैं। खान साहब, जो आपने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बाकी जमातों का भी जो है वो इंडिया इतिहाद चल रहा है, तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी कामयाब हो पाएगी, जैसे कि कांग्रेस को आपने हमायत जो है वो जम्मू में दी है? मुझे तो लगता नहीं है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इस बार खाता भी खोल पाएगी, और मुल्क में भी मुझे नहीं लगता है। भाई जम्मू कश्मीर में लोग इनको वोट क्यों देंगे, मुझे ये बताओ। भाई आपने एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों की छीन ली, स्टेट छीन ली, 370 छीना। आपने यहाँ बजरी और रेता निकालने का ठेका भी यूपी और बिहार से लाकर उसको दिया।
तो लोग फिर आपको वोट, फिर आप तवक्को ये रखो कि हमको भाजपा को लोग वोट भी देंगे, वो क्यों देंगे? मुझे वो तो कह रहे हैं लगता हमने डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट कहाँ की है? चांद पे की या जमीन पे की होती तो हमें दिखती। यहाँ तो हमें कुछ दिखा नहीं। कोई एक प्रोजेक्ट बता दो जो आपने 2014 से लेकर आज तक, जब से आपकी सरकार बनी है 10 साल हो गए हैं, कोई एक मेजर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का बताओ, स्वाई इसके कि तबाही और बर्बादी लाई। यहाँ 370 से यहाँ की एम्प्लॉयमेंट यहाँ के आदमी को मिलती थी, वो छीना आपने। और फिर उसको नारा आपने दिया पूरे मुल्क में कि हमने 370 हटा के पता नहीं कौन सा जनाब वहां तूफान कर दिया है। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, बदतर हालत हुई। आज डाटा में देख रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा 2014 के बाद इतना राइज हुआ है कि जितना पिछले 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुई, इतनी तारीख में कभी नहीं हुई। जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, गुर्बत यहाँ बढ़ी। फिर आप झूठे डाटा बनाकर लोगों को ये बताएंगे कि नहीं 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 वहां अब पत्थर रुक गया। अरे भाई पत्थर तुम अब सिक्योरिटी वापस करोगे अंदर बैरक में तो पता चलेगा। अगर पत्थर रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्थर कोई मिलिटेंसी तो है नहीं भाई। पत्थर तो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट लोग करते हैं। दिल्ली में भी पत्थर चलता है, यूपी में भी चलता है। अभी पिछले दिनों जो जिम्मेदारों का हुआ उसमें भी पत्थर चला। तो पत्थर के रुक जाने से आप कहोगे कि सिचुएशन चेंज हो गई, मुझे ये लगता नहीं है। ये जितने भी ये मतलब अब जो चीजें ये टीवी चैनलों पर सेल की जा रही हैं, बेसिकली मीडिया खरीदा हुआ है। लेकिन लोगों को भी पता है कि क्या ये गोदी मीडिया जो है ये कभी भी सच नहीं बोलता है, और जम्मू कश्मीर के बारे में तो कभी इन्होंने सच बोला नहीं। तो अगर इसके बाद भी ये तवक्को रखते हैं कि हम ये जुल्म करके जम्मू कश्मीर पर, उसके बाद भी हम इन लोगों से वोट ऐंठेंगे, हम इनको डरा के वोट लेंगे, तो वो इनकी गलतफहमी है। इन्होंने डोगरा राज की जो सियासत बनी हुई थी, महाराजा ने जो बनाई थी, उसको उसका तहस नहस कर दिया। इन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। लद्दाख में लोग जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे। पूरा इलाका, छोटी सी पॉपुलेशन है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन सारी की सारी पॉपुलेशन सड़कों पर निकल आई। और उन्होंने कल फिर रखा था प्रोटेस्ट, तो इन्होंने दफा 144 लगा के उस प्रोटेस्ट को नाकाम कर दिया। मुझे ये बताओ कुछ कौन है फिर? वहां भी ये सीट हारेंगे, मेरी बात आज याद रखना ये। और इस बार पूरे मुल्क में बीजेपी की हालत खराब होनी है, क्योंकि नौजवान आज मंदिर नहीं मांगता है। कहता है पहले मैं मंदिर में तो जाऊंगा, घंटी तो बजाऊंगा, पहले पेट में कुछ होगा तो घंटी बजाऊंगा ना। मैं पूजा पाठ करने के लिए तो जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए तो मुझे पहले पेट में कुछ होना चाहिए ना। वो एम्प्लॉयमेंट मांगता है। मंदिर में तो ठीक है, आपने मंदिर बना के दिया, उसका नारा आपने लगाया, अभी कंप्लीट भी नहीं था तो आपने इलेक्शन से पहले उसका उद्घाटन किया। इनकम्प्लीट मंदिर का, जो कि शास्त्रों के अंदर जायज ही नहीं है। अपने मठ नहीं आने दिए वहां, किसी पंडित को, मजहबी लीडरों को वहां आने नहीं दिया, खुद जाकर उसका उद्घाटन किया। इलेक्शन से जल्दी में, इलेक्शन से पहले अभी तैयार नहीं हुआ तो। लेकिन उससे आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जगह मंदिर बना के नहीं दे सकते कि तुम यहाँ से आस्था से पेट भरते जाओ। तुम महंगाई की जगह, महंगाई कम करने की जगह तुम ये नहीं कह सकते कि हमने 370 खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर में, लिहाजा तुम्हारी महंगाई अब खत्म करने की जरूरत नहीं है। महंगाई बढ़ती जाए, हमें उससे क्या लेना देना, तुम भूखे मरो, तुम्हारे लिए हमने 370 खत्म किया है। तो लोग इसको नहीं मानने वाले हैं। लोग इन चीजों पर अब ये बहुत हो गया, बहुत बेचा हमने 370 को भी, और जम्मू कश्मीर की आवाज को, जम्मू कश्मीर को हमने, उसको रेड हेरिंग फैलेसी कहते हैं, हमने रेड हेरिंग फैलेसी बहुत यूज कर ली पूरे मुल्क में। अब मुल्क इन चीजों की तरफ ना तो तवज्जो देता है ना ध्यान देता है। अब मुल्क हकीकत की तरफ देखता है कि हकीकत क्या है, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स कहाँ है, हम लोग हंगर इंडेक्स में कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी तामीर और तरक्की कहाँ हुई। अब बजरी जो है वो भी खरीदेगा बिहार वाला, आकर यहाँ बेचेगा। कार पार्किंग का ठेका जो है वो आपका कहना है कि यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो होगा वो यूपी और बिहार का होगा, जम्मू कश्मीर में उसके लायक कोई नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि हमको, अरे भाई यहाँ का डीसी बाहर के, यहाँ के एसएसपी बाहर के, यहाँ के मुलाजम बाहर के। अरे जितने मुलाजम इन्होंने बैकडोर में अपॉइंटमेंट किए सब बाहर के हैं इस वक्त। जितने कॉन्ट्रैक्टर जम्मू कश्मीर में लगे हैं पिछले 4 सालों में, आप देखोगे या वो यूपी के हैं या बिहार के हैं। तो फिर आप कहोगे कि जम्मू कश्मीर के लोग आपको वोट भी देंगे? वो कहाँ से, आप किस ख्वाब की? मैं जल्दी में ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद बाकी आपके मेहमान आगे हैं, आप उनसे करें। मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन अब इनको शुक्रिया, थैंक यू। ये वही ताजिमदार साहब जुड़े हैं। ताजिम साहब कैसे देखते हैं ये जो खान साहब ने तो ट्वीट कर दिया है, लेकिन कैसे देखते हैं ये? क्या आपको ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह से लोग अब कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जो है वो
गुजर कम्युनिटी के साथ जो है वो ज्यादतियां की है, तो क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट का भी एक इम्पैक्ट हो सकता है पीर पंचाल में? रियाज जी देखिए, इलेक्शन का सीजन है, हर चीज का इम्पैक्ट होता है। इलेक्शन जब अनाउंस होते हैं या लड़े जाते हैं, बहुत सारी चीजें गड़े मुर्दे बाहर निकल के आते हैं, बहुत सारी चीजें। और कहा जाता है कि सियासत में मुर्दों को गाड़ा नहीं जाता, उन्हें साथ रखा जाता है कि वक्त आने पे उन्हें बोलने के लिए उन्हें कहा जाए। तो ये चीजें सामने आती हैं, लेकिन अब ये कितना इम्पैक्ट करती हैं रजौरी पुंछ के ऊपर, ये देखना पड़ेगा। ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब रजौरी पुंछ के तमाम जितने हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बच्चे थे जो नौकरियां हासिल करना चाहते थे, वो एक बहुत बड़ा इशू था उस वक्त, और वो आज भी है। उसका उसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार रहे, कितने लोग मुतासर रहे, इसका जवाब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। आज वोट लेने के लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे पहले सवाल जो है वो हमने किया था, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब जो है वो नहीं समझा। नहीं, वो क्यों देंगे जवाब? उन लोगों ने तो गुजर बकरवाल नौजवानों का गला काटा है, उन लोगों ने तो उनको बेचारों को शब खून मारा है, उनकी नौकरियां उनकी खाई हैं, उन्हें बेरोजगार रखने में रोल प्ले किया है। वो उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? जवाब तो वो नहीं देंगे। जवाब तो मांगना बाकी लोगों ने है इनसे। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के नौजवान बेरोजगार लोगों ने जवाब मांगना है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि बताइए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसी तरह से बताएंगे वो कि क्या वजूहत रही इंटर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो सियासत में होती हैं, चलती हैं। जब सियासी जब फसल काटने के लिए लोग आते हैं सियासत की, तो उस वक्त उन्हें पूछा जाता है, भाई आपने उस वक्त कौन सी खाद डाली थी, क्या किया था, बताइए तो सही। आपने तो वो खाद डाली जिससे आप हमारी राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कंट्री जो है ये इस वक्त बनी हुई है। आर पार का इस वक्त फैसला जो है वो होना है, तो आप इसको कहां तक देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो इसमें मैदान में कूदी हुई है, तो बड़े तीन जमातें जो है वो है, तो आप कहां तक देख रहे हैं इसको? देखिए, आज तो हम रजौरी पुंछ के लोगों को जो रहने वाले यहाँ लोग हैं, मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह, और बड़ी अच्छी सोच कि वो किसी जज्बात की रो में बह के फैसले नहीं करेंगे, वो किसी इमोशन में आके फैसले नहीं करेंगे। वो फैसला जो भी रजौरी पुंछ की आवाम लेगी, मुतफक्का तौर पर यहाँ का हर रहने वाला जो बाशिंदा है रजौरी पुंछ का, मुझे उम्मीद है कि वो चाहेगा कि एक ऐसी आवाज पार्लियामेंट में भेजी जाए जिस आवाज का कोई मकसद हो, जिस आवाज के बोलने से कोई फर्क पड़ता हो। तो वो मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जानते हैं कौन सी आवाज है, क्या है। ये वक्त आने पे बताया जाएगा कि किस तरह से जो है कौन सामने आएगा। अभी तो कैंडिडेट्स भी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। अभी कैंडिडेट सामने आ जाए सारे के सारे, सारी जमातों के कौन से लोग हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी का नाम सामने नहीं आया। अभी तो बाकी चीजें अभी पेंडिंग है। अभी तो आजाद साहब भी आज कभी सुबह उनका कहना था कि अभी मैं भी जहन बना रहा हूँ, अभी शाम तक क्या उनका क्या रद्देमल आता है। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी अब कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट कोई देती है या नहीं देती, या इन्हें भी लगा दिया जाता है जाइए आप किसी और का खेत में जाके हल जोतिए। देखते हैं अब, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होने वाला है। अच्छा, मुझे आखिरी में हमारे नाज़रीन है उनके मुतालिक एक सवाल होगा कि आप किस मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो वोट लेंगे, इससे पहले की कुछ कारकर्दगी बताएंगे अपनी? फिर कपिल साहब से सवाल रहेगा। नहीं, हमें कारकर्दगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रजौरी पुंछ के मुतालिक अगर कारकर्दगी के बारे में पूछना हो तो आप यहाँ की आवाम से पूछिए, यहाँ हमसे मत पूछिए। यहाँ की आवाम से पूछिए कि उन लोगों ने क्या क्या यहाँ दिया। नहीं, आपसे भी सुनना चाहेंगे, किस तरह की रात अल्लाह ने मुफ्ती मोहम्मद तैयब को साहब को एक वसीला बनाकर, यहाँ उस वक्त क्या हालात थे, सिक्योरिटी सिनेरियो क्या था उस वक्त, मुफ्ती साहब की हुकूमत आई, यहाँ दूर दराज के रहने वाले लोगों को राहत की सांस मिली, और किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट का दौरा हुआ। यहाँ पे मुगल रोड जो आज पार्लिमानी हल्का जो आज बना है, इसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये एक सोच वही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की थी। अगर ये रोड ना होती तो आज ये अनंतनाग और रजौरी पुंछ की सीट अलग ना होती। ये उसी विजनरी लीडर का काम है। यूनिवर्सिटियां हैं, RET मुलाजिम हैं, कितने चीजें गनवाएंगे आप रजौरी, कितने कॉलेजेस, कितने स्कूल, कितने RET टीचर्स। मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब को अल्लाह ने रजौरी पुंछ के लिए एक रहमत बना के भेजा था, और उसका फायदा रजौरी पुंछ की आवाम ने बखूबी लिया है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह रजौरी पुंछ की आवाम हमें मायूस नहीं करेगी।
आपके ज्वाइन होने से पहले एक सवाल जो है वो हमने किया था कपिल साहब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतालिक, तो उनका जवाब जो है वो कुछ गोलमोल आया। लगता नहीं है कि कुछ ताल मिली हो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की? पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है जनाब, आप क्या कह सकते हैं इसमें, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। कपिल साहब आप कैसे देखते हैं जो इंडिया इतिहाद की बात करें, लेकिन कश्मीर में तीनों कंस्टिट्यूंसी के ऊपर उम्मीदवार अलग अलग जो है वो उतारे गए, तो कांग्रेस किसको सपोर्ट करेगी? क्या कुछ है ज़हन में? हाँ, देखिए इसमें तो हमें ना ही सवाल पूछें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा डीडीसी चुनाव हुए तो वहां पे गुप्कार अलायंस बनी थी, लेकिन सभी ने अपने कैंडिडेट अलग अलग उतार दिए। तो अभी इस बार इनको अपने को विश्वास नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे, ये मुझे ये बताइए। अभी पहले ये कहते हैं हमारी अलायंस है, लास्ट टाइम उमर अब्दुल्ला साहब ने अलायंस तोड़ दी, अपने अलग अलग कैंडिडेट उतार रहे हैं। इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो दूसरों को क्या कहेंगे। ये पहली बात तो ये है, ये तो जो जनता है उसे खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन वोटर जो है समझदार वोटर है, मैंने पहले भी कह दिया आपको, मैंने और आपने फैसला नहीं करना है, ये जनता ने फैसला करना है। ये जनता बता देगी कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी गलत है और किस पार्टी ने काम किया हुआ है। जनता को उससे पहले बताना चाहिए कि जनाब हमारे ये मैनिफेस्टो है, हमारा ये काम है, वो बताना चाहिए हमने ये 6 साल में किया है। तो 5 साल का इक़्तिदार आपका भी रहा है, क्योंकि मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर चल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, दावे आप कर रहे हैं कि काम हुए, तो जरा पीर पंचाल के थोड़े 1-2 काम गिनवा दीजिए जो मोटे मोटे से आपने किए। कौन से काम नहीं हुए मुझे बताइए जरा एक बार। सर जो हुआ है वो पूछना चाहूंगा, जो हुआ है वो पूछना चाहूंगा। एम्स बने इससे 60 साल पहले क्यों नहीं बने आज तक, मुझे जरा बताइए। मैं पीर पंजाल की बात कर रहा हूँ। पीर पंजाल में आप देखिए जो बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, ये किसने बनाई हैं? अब लोग बोलेंगे सेंटर से फंड्स आता ही रहता है हर बार, 60 साल पहले भी तो आ रहा था ना भाई, उस टाइम क्यों नहीं कुछ बना? ये बड़े बड़े टनल बन रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए ये पहले क्यों नहीं बने? ये मेरी यादाश्त के मुताबिक कपिल साहब मेरी यादाश्त के मुताबिक जो राजौरी जम्मू हाईवे है, जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनकी फर्स्ट कैबिनेट के अंदर अप्रूवल दिया गया था 4 लेन को लेके, लेकिन आपकी हुकूमत में यूटी के अंदर जो है वो 2 लेन विद पेव शोल्डर जो है वो बन रही है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फंड्स तो सेंटर से आएगा। जम्मू कश्मीर के पास हमारा इतना पैसा नहीं है कि हम 4 वे या बड़े बड़े रोडों के जाल बिछा दें। ये नितिन गडकरी साहब हैं, इन्होंने देखा होगा हर जगह पे रोडों के जाल बिछा दिए हैं। और का टू क्यों होगा? देखिए वहां तक रोड पहुंची हुई है, वहां पे जो बीमार लोग थे जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया था उनसे पूछिए क्या हालत है। जो एक बेड लेके 4 लोग उसको कंधा देके चलाया करते रोड के बीच, आज उन लोगों से पूछिए कि क्या हालात है। आज वो लोग गाड़ियां अपने घर में लेके जा रहे हैं, वहां से लोग जो है पेशेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं वहां से। आज वो चीज और नहीं रहा। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि जनता जो है वो तय करेगी, थोड़ा वेट कर लीजिए, 1 आध महीने की बात है, सारी सब कुछ आपके सामने ही आ जाएगा। ये जो आपने बात की रजौरी पुंछ सीट की, अनंतनाग की, ये सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। हमारा कैंडिडेट तभी डिलेट हो रहा है कि थोड़ा सा पहली बार ये आपके कहने के मुताबिक लगता है, नाजरीन भी देख रहे हैं और जो सियासी हरीफ है आपके साथ वो भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपके कहने के मुताबिक अभी तक सिर्फ आपने जम्मू हाईवे जो है वो उसी का काम किया है। ताजिम साहब कुछ आखिर में कहना चाहिए? मैंने कहा कि आपने खुद ही बता दिया कि 4 लेन को 2 लेन कर दिया, यूपीए सरकार की प्रोजेक्ट को कंप्लीट आज हो रहे हैं तो उनका क्लेम अपने सर लिया जा रहा है। मैंने आपको कहा ना, मुफ्ती साहब की एक ही मुगल रोड जिसने कश्मीर को रजौरी पुंछ के साथ जोड़ा, एक ही काम अगर हम ले लें तो मैं समझता हूं कि रजौरी पुंछ की आवाम अगर 99% वोट डाल के भी मुफ्ती साहब लोग ना भेजें, वो भी काम होगा रोड। बाकी मामला छोड़ दीजिए। आज वो बीमार लोग जिनको सफर करने के लिए कश्मीर में जो बड़े बड़े हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन थे वहां जाने के लिए कितना बड़ा सफर तय करना पड़ता था, आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी आसानी से जाते। मैंने कहा ना, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रजौरी पुंछ के हवाले से मुफ्ती साहब ने और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने इतना काम किया है जो हम नहीं, ये लोग गिनवाते हैं, हम नहीं गिनवाते। लोगों के हवाले से सबसे बड़ी जो उन्होंने इज्जत नफस दिया यहाँ के लोगों को, 2002 में जब मुफ्ती साहब आए, लोग किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। रात को जब उन्होंने सोते थे तो रात को पेशाब करने के लिए बाल्टियां कमरों के अंदर रखी जाती थी, बाहर कोई करने नहीं जाता था। जैसे ही मुफ्ती साहब की हुकूमत आई 2002 में, अल्लाह गवाह है और यहाँ के लोग जानते हैं कि किस तरह से राहत दूसरे ही दिन तमाम राहत जो है यहाँ पहुंची, सिक्योरिटी सिचुएशन जो थी वो बेहतर हुई। ये सारी चीजें हैं जो लोगों के जहनों में हैं। मैंने कहा ना कि इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आया है। आपको लगता है कि आवाम डेवलपमेंट के नाम पे वोट देगी?
बिल्कुल देगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं देगी। रजौरी पुंछ के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं। रजौरी पुंछ के लोगों को आप ऐसे मत समझिए। यहाँ का रहने वाला बच्चा हर शख्स जो है वो जहन रखता है, वो सोच रखता है, वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल कोई इमोशनल वोट नहीं होगा इस बार वोट सिर्फ महबूबा मुफ्ती के नाम पे, मुफ्ती साहब की कारकर्दगी के नाम पर और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के नाम पे वोट होगा इंशाल्लाह। मैं पूरे उम्मीद। चलिए कपिल साहब कुछ कहना चाहते थे जी। देखिए, जहां तक बात कही आपने डेवलपमेंट की, एक दो बातें करूंगा आपसे। मुझे बताइए, लोगों के घर पानी किसने पहुंचाया? जल जीवन मिशन के तहत घर घर में लोगों को पानी पहुंच रहा है। आज से पहले क्यों नहीं पहुंचा? जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके खातों में पैसे आ रहे हैं, वो किसने पहुंचाए हैं? 5 लाख का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, वो कौन करवा रहा है? किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? वो जो बेचारे गरीब लोग जिनके पास अपना कभी इलाज नहीं करवाया, सर इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ किया है, तो उम्मीदवार उतारने में डर क्यों रहा है? उम्मीदवार उतारने में डर क्यों है? देखिए, मैंने पहले अब कह दिया, पेन और कलम और कागज ले लीजिए, वहां लिख लीजिए। 2014 में बीजेपी की लहर मान सकते हैं हम, 19 में लहर तो नहीं थी, अब 24 में लहर तो नहीं है। 350 प्लस सीटें लेगी भाजपा, अपने दम पे लेगी, वो सरकार अपनी बनाएगी। ये आप लिख लीजिए। हमारी बातें कागजों में नहीं होती हैं, हमारी बातें एक और सच्ची बातें होती हैं। आप लिख लीजिए अपने पास, और काम किया तभी। मैं बाकी पार्टी को बुराई करके वोट नहीं लेंगे हम अपनी अच्छाई बता के वोट लेंगे। और जो मैंने आपको बताया, जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको क्या करना है बाकी चीजों से? उनको बिजली, पानी, रोड चाहिए और खाने के लिए कुछ चाहिए उनको। बाकी मुझे बताइए, कोविड में कौन सी पार्टी बाहर निकली है? मुझे जरा बताइए। मोदी साहब ने मुफ्त वहां से राशन भेजा, वैक्सीन भेजी, क्या नहीं किया? मुझे बताइए ना। मोदी साहब ने सब कुछ किया। कोविड में इलेक्टोरल बॉन्ड, उसी वैक्सीन वाले से कितने करोड़ का चंदा लिया? अब देखिए, चंदा देना बात की बात है, लेकिन पार्टी जो वही सामने आई है कोविड को दौरान, भाजपा ही सामने आई है। बाकी पार्टियां हमें कोविड वैक्सीन का चंदा कितना लिया? देखिए, चंदा जो पीडीपी ने दिया होगा वो भाजपा ने लिया होगा। जो आपकी उस टाइम सरकार हमारी 160 सरकार की कोशिश में थी, तो दिया होगा तो वही लिया होगा। बट कहीं ना कहीं बात कहने की ये है, हम किसी की बुराई करके वोट नहीं लेंगे, हम अपनी अच्छाइयां बताएंगे। G20 मुझे लगता है कपिल साहब, करवाया। जो ताजिम डार साहब जवाब नहीं देना चाहते, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं एक सवाल कर सकता हूं कि जब आप कोविड की बात कर रहे हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि काफी लीडरान जो है वो नजरबंद भी थे कश्मीर वैली के अंदर। देखिए, कोई नजरबंद था नहीं था, पर सारे नजरबंद तो नहीं थे ना। अगर कोविड अपनी आवाम की बात करते हैं, लोगों ने 60 साल राज किया यहाँ पे, तो कम से कम आवाम को देखना चाहिए था। उस टाइम घरों से बाहर निकलना चाहिए था। लोग घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर नहीं आए। भाजपा के लोग ही जहां मिले होंगे वही मिले आपको बाहर। बाकी मुझे लगता नहीं कि लोग दिखे। नहीं, वो तो गवर्नमेंट आपकी है भाई, आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप नहीं, आपको तो लोग संस्थाएं थी एक तो आपने आप लोग देखिए मिला में आज तक। कपिल जी, आप लोगों को गवर्नमेंट लोगों ने वोट दे के चुन के भेजा। आप नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आपको एहसान थोड़ी करेंगे, आपको वोट दिया हुआ लोगों ने, तो आप नहीं रहेंगे। आपकी प्रधानमंत्री गवर्नमेंट आपकी है ना, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है राज किया यहाँ पे भाई, सरकार आपकी है ना। लोगों को पागल बनाया, तो 60 साल वोट लेते रहे, तो वो वोट का एहसान कहाँ गया? अगर आप हमें कहते हैं 5 साल के अंदर सरकार आपकी है ना। 60 साल तो आप लोगों ने वोट लिए ना पार्टी के। नहीं, आप मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं, आप ऐसा तो नहीं कि 2014 से पहले लोग पत्ते बांध के यहाँ रहते थे, कपड़े पहनते ही नहीं थे, जिंगा लाला उड़ करते थे, पहले चलता ही नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि जंगली लोग थे, पत्ते खाते थे, गाड़ियां होती नहीं थी। ये 2014 के बाद लोगों ने खाना शुरू किया, लोग नंगे घूमते थे, कपड़े पहनने 2014 के बाद शुरू किए। उससे पहले तो था ही कुछ नहीं, एम्स नहीं बने, इसरो नहीं बना, चांद पे हमारा लोग नहीं गए हैं, तो ये 2014 के बाद ही गए, पहले कुछ नहीं हुआ। ये सब चीजें हैं। आप वाजपेयी जी की वो तकरीर अगर सुनेंगे जो उन्होंने पार्लियामेंट में की थी, अगर ये हम कहेंगे कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये यहाँ के किसान का अपमान है, ये यहाँ के फौजी का अपमान है, ये यहाँ के रहने वाले हर शख्स का अपमान है। अगर ये कहेंगे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ के रहने वाले हर इंसान ने, यहाँ के रहने वाले बच्चे ने 60 साल मेहनत की है। यहाँ का रहने वाला हर इंसान, उसने देश को यहाँ तक पहुंचाया है। आप उनकी कुर्बानियां मत दीजिए। यहाँ का रहने वाला किसान है, यहाँ का रहने वाला फौजी है, यहाँ का रहने वाला साइंटिस्ट है, यहाँ का रहने वाला साइंटिस्ट है, यहाँ का रहने वाला। आप ये कहेंगे 60 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको अगर आप ये कहेंगे तो आप यहाँ के, अगर आप ये कहेंगे कुछ नहीं हुआ, यहाँ के हर उस शख्स का अपमान है, यहाँ के साइंटिस्ट का अपमान है, यहाँ के डॉक्टर का अपमान है, यहाँ पे हर एक शख्स का। आप ठीक है, आपने 2014 के बाद कुछ मामला किए, किसी डिपार्टमेंट के लोगों को हमने ही बात की, हमने पार्टी की बात की है, जो लीडरों ने यहाँ पे राज किया। नहीं, आपने कहा ना कि 2004 में कुछ नहीं हुआ, मैं वो कह रहा हूँ
ये आप बात को चलिए, गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अच्छा, 4 साल आप लोगों ने राज किया, डॉक्टर साहब, नहीं, मैं डॉक्टर साहब, वाजपेयी जी की ग्राउंड के बात, ऊपर, मैं वाजपेयी जी ग्राउंड को के ऊपर कोट कर दिखना रहा भी हूँ। चाहिए था ना, ग्राउंड पे ऊपर काम मैं तो नहीं श्री हुआ अटल ना। हाँ, मैं अपने श्री घरों अटल में बिहारी काम हुआ है वाजपेयी जी सबके। को कोट कर रहा आपने हूँ। सही कहा है, अपने घरों में लोगों ने काम किए हैं अपने घरों के लिए। मैंने लेकिन कहा ना, मैं आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट कर रहा हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक बार संसद में कि अगर मैं ये कहूं कि कुछ नहीं हुआ तो यहाँ के रहने वाले हर शख्स का अपमान होगा। वो ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वर्ड्स हैं कि ये कहना कि कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, नहीं, तो जो मैं उनको हुआ है वो कोट कर तो रहा हूँ। जो हुआ है वो सामने हुआ। अटल जी ने पड़ोसी देश के लिए भी पैदल यात्रा की है, वहां बस में गए हैं वहां पे पड़ोसी देश के लिए। अटल जी की कुर्बानियां कौन भूल सकता है, जो अटल जी ने सेम किया निश्चित देश तो बचाने के लिए भी। हम तो अटल जी की कुर्बानियां हम भी याद रखते हैं। उन जैसा लीडर तो वाकई दुनिया में नहीं, हमें हिंदुस्तान अटल में जी ने मिलना कहा मुश्किल कि है। हम गोली का, जब वहां उस देश से गोलियां आती थी, उन्होंने कहा हम गोली से जवाब देंगे, गोली से नहीं देंगे। बिल्कुल अटल जी बिल्कुल, वो इंसान थे जिन्होंने जंग को रोका हुआ है उस टाइम। हम कहने भी की उनकी बात दिल ये से है इज्जत कि करते हैं। पार्टी ने हर एक लिए काम किया होगा, लेकिन तजीम डार साहब आप ये ना समझें कि भाजपा ने काम नहीं किया। भाजपा जब नहीं से आई नहीं है कहा, आपकी मैंने सच ये नहीं बोलिए ना। कहा, मैंने ये नहीं चलिए कहा, बढ़िया, नहीं आज किसी ने सच को काम सच नहीं। बोल दे, आज सच को सच बोल नहीं दे, नहीं, काम हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि 60 साल में काम होता रहा है। अगर लोगों ने आपको एतमाद दिया है, आपका भी फर्ज बनता है उसी काम को आगे लेके जाइए और बढ़ाइए। जनाब आपकी जिम्मेवारी बड़ी है। हम लोग हम तो जनता के छोटी नौकर हैं। हम हम तो लोग जनता छोटी के नौकर हैं, पार्टियां हैं। जनता की पैरों की धूल हैं। देखिए हम जनता के पैरों के देखिए नीचे हम हमेशा रहेंगे। एक बीजेपी के लीडर कमेंट कर रहे हैं कि एक पाइप के लिए उस वक्त लोग तरसते थे, लेकिन अब तो चलो घर घर पहुंच गए हैं। चलिए एक मुद्दा खत्म जल करते जीवन हैं, मिशन है, जल जीवन मिशन, आगे घर घर आगे पाइपें, आगे चलते घर घर हैं। पोल। तासिम साहब, आपकी कश्मीर सूबा से तीनों नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, तो लगता है कि तीनों नशिस्तों के ऊपर कामयाब होंगे या बीजेपी भी दिखाई दे रही देखिए, है? कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में और लोगों के हाथ में है। लोग किसको वोट देंगे, किसको कामयाब करेंगे, या तो हम नहीं कह सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारे कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर उन्हें सपोर्ट करेंगे और बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह लोग जो है सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कपिल सरियाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ताजिम डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, आज का प्रोग्राम में जिस तरह से हमारे साथ ताजिम डार साहब और दीगर लीडरान जो है वो बने हुए थे, लेकिन ये जिस तरह से राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो सियासत हो रही है, कभी एक लीडर जो है वो आता है कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद साहब का कुछ दिन कबल जो है वो ऐलान हुआ था, जमात ने ऐलान किया था, लेकिन आज उनका ये कहना है साफ कि जनाब मैं अभी जो है वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहा हूं, हम इसके ऊपर जो है वो सोच विचार करेंगे। तमाम सियासी जो मुखालफिन है उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो है वो सवालात किए जाते हैं। ये एक सियासी बात है, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह की सियासत जो है वो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी पे रहेगी, ये आप जो है वो जरूर बताएं। और 3 जमातें, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में आप किसको जो है वो देखते हैं कि कौन फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस वक्त राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी पे होगा? आप कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर राय जो है वो देना ना भूलिएगा।